नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से भूगोल विषय से पाठ 4 कृषि के कुछ दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं। आज की इस क्लास में हम आपको जो 5-5 अंक के आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर उनको हम कराएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। और वैसे तो हम बहुत ही बार इन क्वेश्चनों को आपको इससे पहले की वीडियो में दोहरा चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि गेहूं की कृषि के लिए, किसकी कृषि के लिए? गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां। गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है और इनके उत्पादन और वितरण पर भी नोट लिखना है। देखिए, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में मैंने बताया था कि किस कंडीशन में वह फसल बोई जाती है। जैसे तापमान की बात करते हैं। अब गेहूं के लिए बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह फसल है सर्दी ऋतु में बोई जाती है। और पकते समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। यदि वर्षा की बात करें, इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सर्दी में होती है तो सर्दी में कम वर्षा की जरूरत पड़ती है, गर्मियों में अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। भूमि की बात करें तो गेहूं की खेती के लिए समतल भूमि उपयुक्त रहनी चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए। और मृदा की बात करें तो गेहूं के लिए भारी दोमट मिट्टी सबसे उत्तम रहती है। क्या? दोमट मिट्टी सबसे उत्तम रहती है। श्रम की बात करें तो गेहूं की कृषि में मशीनों का प्रयोग अधिक होने के कारण श्रम की आवश्यकता कम होती है। और वितरण की बात करें कि गेहूं कहां कहां पर बोया जाता है, गेहूं का उत्पादन किस किस राज्य में होता है, तो उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में गेहूं को उगाया जाता है। इन राज्यों के अतिरिक्त गेहूं जो है बिहार, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। अब बात करते हैं उत्पादन की, कि उत्पादन की बात करें तो ये एक सर्वे है। भारत में 1950 से 51 में गेहूं का उत्पादन 205.76 लाख टन हुआ। 2008 से 2009 में भारत में यदि उत्पादन की बात करें तो 740 लाख टन हुआ। और 2015 और 16 की बात करें तो 938.24 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। भारत में कृषि के बारे में भी हमने, भारत में जो चावल की खेती है उसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक लिखना है। इसी तरह लिखना है जैसे कि हमने गेहूं की भौगोलिक परिस्थितियां बताई आपको। अब प्रश्न नंबर 2 में यही है कि प्रश्न नंबर 2 हमने लिखा नहीं है, तो प्रश्न नंबर 2 की वही बात है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या है और इसके उत्पादन और वितरण के बारे में लिखना है। तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न जो है, यहां से हमारा उत्तर स्टार्ट है कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न जो है चावल है। और हमारे देश, जो हमारा देश है, विश्व में चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े चावल उत्पादक देश के अंतर्गत आता है। और चावल की जो खेती है वो खरीफ की है। मैंने बताया था खरीफ की खेती जो होती है जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, तो खरीफ की फसल है चावल। अब इसकी भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो तापमान जो है, देखिए गर्मी में बोया जाता है तो तापमान अधिक होता है, तो चावल की कृषि के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए देखिए ये लिखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो देखिए चावल की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पकने तक इसकी जड़ें पानी में डूबी रहनी चाहिए। इसके लिए
100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। मैंने बताया था जो गर्मी की फसलें होती है उसमें वर्षा अधिक होनी चाहिए, जो सर्दी की फसलें होती है उनमें वर्षा की कम आवश्यकता होती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनमें सिंचाई के साधन या सिंचाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। भूमि की बात करें तो चावल के लिए समतल भूमि होनी चाहिए। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए जलोढ़ और चीका युक्त मिट्टी होनी चाहिए ताकि उसमें अधिक समय तक पानी खड़ा रह सके। और श्रमिकों की बात करें, श्रम शक्ति की बात करें तो इसकी कृषि के लिए सारे काम हाथ से करने पड़ते हैं। मोस्टली काम रोपाई से लेकर, यानी कि रोपण कृषि के अंतर्गत आती है ये, तो रोपाई से लेकर और आपकी निराई तक की सारे के सारे काम हाथों से किए जाते हैं। इसलिए इसकी कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब वितरण की बात करते हैं कि चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल, नलकूपों की अधिकता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्र में चावल की फसल उगाना संभव है। बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहां पे क्या है, सिंचाई के साधन बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नलकूप भी होती है और नहरों के जाल भी बिछे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पादक क्षेत्र की। पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और संपूर्ण उड़ीसा में चावल की खेती की जाती है। और उत्पादन की बात करें तो 1950 से 51 में चावल का उत्पादन 206 लाख टन। 2008-9 में बात करें तो इसका उत्पादन 927 लाख टन और 2015-16 की बात करें तो 1036 लाख टन चावल का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चावल की कृषि के लिए, चाय की कृषि के लिए भौगोलिक परिस्थितियां और वही इसके उत्पादन और उसके वितरण पर एक नोट लिखना है। देखिए, चाय जो है रोपण कृषि की फसल है। चाय क्या है? रोपण कृषि की फसल है और यह एक पेय पदार्थ है। चाय जो है रोपण कृषि की एक फसल है और यह एक पेय पदार्थ है। यदि हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो तापमान, चाय का पौधा जो होता है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। क्या चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। यदि हम वर्षा की बात करें, वर्षा, इसके लिए वर्षा 125 से लेके 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, यानी कि वर्षा की बौछारें गिरती रहनी चाहिए। मिट्टी, इसके लिए ह्यूमस और जीवांशम युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। और धरातल की बात करें, भूमि की बात करें तो इसके लिए ढलवा भूमि होनी चाहिए, यानी कि पानी इसकी जड़ों में खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। श्रमिकों की बात करें, श्रमिक, इसके लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इसके लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और वितरण की बात करें तो चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम है, पश्चिम बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु, केरल, यहां पे चाय का उत्पादन बहुत ही ज्यादा किया जाता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। और भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत में बहुत ही ज्यादा ऊंचे लेवल पर, अधिक स्तर पर चाय की खेती की जाती है। उत्पादन की बात करें तो 1960 से लेकर 1961 में 3 लाख टन और 2008-9 में बात करें तो 8.05 लाख टन और 2015 और 16 की बात करें
तो 123.30 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ। तो ध्यान देने वाली बात है, हमने चावल की भौगोलिक परिस्थितियां पढ़ी, गेहूं की भौगोलिक परिस्थितियां पढ़ी, चाय की भौगोलिक परिस्थितियां पढ़ी। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। अब गन्ने की कृषि के लिए हमें भौगोलिक परिस्थितियां पढ़नी है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो पहली बात करते हैं तापमान की। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यदि वर्षा की बात करें, 100 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त रहती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए भारी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और भूमि की बात करें तो भूमि मैदानी भाग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। समतल भूमि पे अधिक गन्ना उगाया जाता है। और श्रम की बात करें तो गन्ने की खेती में अधिकतर कार्य हाथ से ही होते हैं। उसको बोने से लेके उसको काटने तक के कार्य जो होते हैं सारे के सारे हाथों से होते हैं, इसलिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और वितरण की बात करें तो ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी खांड सारी सिरा बनाने के काम आता है। और यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य है। और सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। ये अग्रणी उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा उगाने वाला गन्ना उत्पादक राज्य है। इसके उत्पादन की बात करें तो 1950 से 51 में इसका 551 लाख टन, 2015-16 की बात करें तो इसका उत्पादन 3463 लाख टन गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 5, कपास की कृषि के लिए भौगोलिक परिस्थितियां और इसका उत्पादन और वितरण हमने बताना है। देखिए, उत्तर कपास भारत की प्रमुख रेशेदार फसल है। मैंने आपको बताया था कि कपास भारत के 3 राज्यों में सबसे अधिक उगाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, क्योंकि यहां पे काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। कपास की कृषि भारत में प्राचीन काल से ही होती आ रही है। यदि हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो तापमान कपास की कृषि के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इसके लिए वर्षा में 200 दिन पाला रहित होने चाहिए। पाला, क्योंकि पाला इसको खराब कर देता है। वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। इसकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त रहती है। यह जलोढ़ मिट्टी में भी खूब उगाया जाता है। भूमि की बात करें तो कपास की खेती के लिए विस्तृत मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। और श्रम की बात करें तो मशीनों का अधिक प्रयोग नहीं होता। इसके लिए भी कुशल श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं वितरण की। तो भारत में कपास के मुख्य उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। इन राज्यों के अतिरिक्त भारत में कपास राजस्थान में भी, पंजाब में भी, कर्नाटका में भी, तमिलनाडु में भी और मध्य प्रदेश में भी पैदा की जाती है। यदि हम उत्पादन की बात करें 1950 से लेकर 51 में 30 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था। यदि 2008-9 में बात करें तो 196 लाख गांठों का उत्पादन हुआ। और कपास की एक गांठ का वजन 170 किलोग्राम होता है, इसलिए यहां पे गांठों से इसको बताया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की कि भारत की जनसंख्या का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। तो 2/3 भाग जो है कृषि कार्यों में लगा हुआ है। भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर होती है। और भारत का अधिकतर कच्चा माल जो है कृषि से ही प्राप्त किया जाता है।
प्रश्न नंबर 2 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। हमें रोपण फसल पहचाननी है। कॉफी रोपण फसल है, चाय रोपण फसल है, कॉफी रोपण फसल है, रबड़ रोपण फसल है, लेकिन गेहूं रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 में स्थानांतरित किसे कहते हैं। देखिए झूम कृषि का नाम भी स्थानांतरित कृषि है, कर्तन दहन प्रणाली का नाम भी स्थानांतरित कृषि है, दीपा या मिल्पा इसका नाम भी स्थानांतरित कृषि है। इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर। प्रश्न नंबर 4, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां कृषि की जाती है। मैंने बताया था गहन कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि की जाती है। रोपण कृषि की प्रमुख फसलें देखिए रबड़ भी, चाय भी और गन्ना भी, इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, रोपण कृषि की कर्नाटका के प्रमुख, रोपण कृषि कर्नाटका में प्रमुख फसल है। कौन सी है? रोपण कृषि की कर्नाटका में कौन सी फसल है? वो है कॉफी। कौन सी है? कॉफी। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है, वो है गेहूं। गेहूं की फसल। खरीफ ऋतु की फसल चावल जो गर्मियों में बोई जाती है। गेहूं, चना, सरसों सर्दियों में बोई जाती है। पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो फसलें हैं चावल की, क्योंकि चावल की खेती को इस नाम से पुकारते हैं। तरबूज, खरबूजे, खीरे फसलें हैं जायद की। मैंने बताया था खरीफ और रबी की फसलों के बीच के समय जो फसल उगाई जाती है उसे जायद की फसलें कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 में देखिए मूंग, मूंगफली, जूट और सोयाबीन की फसलें कौन सी है? खरीफ की, जो कि आपकी कब बोई जाती है? गर्मियों में बोई जाती है। बाजरे का सबसे उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान जो है बाजरे के मामले में सबसे उपयुक्त है। रागी का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है। और जवार का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक जवार उगाई जाती है। भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? पहली महत्वपूर्ण फसल चावल है, दूसरी गेहूं है। कौन सी है? गेहूं। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत, क्योंकि भारत में ही सबसे ज्यादा उगाया जाता है, भारत में ही सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। 17 विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश चीन। विश्व में पहले नंबर पे तिलहन उत्पादन में चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। भारत विश्व की लगभग कितने प्रतिशत सब्जियों का उत्पादन करता है? 13% जो उत्पादन है वो भारत में किया जाता है सब्जियों का। प्रश्न नंबर 19 में रेशेदार फसल, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसलें है? रेशेदार फसल है आपकी पटसन। कौन सी है? पटसन। ये कहवा, रबड़, ये जो आपकी रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। निम्न में से बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1917 में। बिहार के एक जिले चंपारण है, उसमें चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। भारत में कौन से क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? गंगा सतलुज का मैदान। देखिए होता सभी जगह है, लेकिन गंगा सतलुज के मैदान में सबसे अधिक होता है। 23 निम्नलिखित फसलों में से एक ऐसी फसल पहचान करें जो तैयार होने में 1 वर्ष का समय लेती है, वो है गन्ना। क्योंकि गन्ना जो होता है पूरा 1 वर्ष लेता है। निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल कौन सी है? देखिए चाय व्यावसायिक फसल है, गेहूं और चावल जो है वो एक खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 25 में निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि जो है मैंने बताया था चाय, क्योंकि चाय, रबड़
और चावल जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 26 में देखिए, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी? खरीफ कपास, क्योंकि गेहूं, सरसों और चना जो है रबी की फसल के अंतर्गत आता है। फलों और सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? बागवानी कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? बागवानी। कर्तन दहन प्रणाली स्थानांतरित कृषि का नाम है। किसका नाम है? स्थानांतरित कृषि का नाम है। निम्न में से एक स्थानांतरित कृषि की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें कहा है, इसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके कृषि करता है। यह स्थानांतरित कृषि की पहचान है। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़कर चले जाते हैं। यह भी स्थानांतरित कृषि की पहचान है। और इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता अधिक होती है, यह बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेमेल छाटना, मेक्सिको में लगदांग। देखिए यही है, क्योंकि वियतनाम में रे, ब्राजील में रोका और वेनेजुएला में कोनुको। गहन कृषि की विशेषता बतानी। गहन कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जहां पे अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। इसलिए क्या है? गहन कृषि के ये सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 33 में देखिए, किस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है? रोपण कृषि में। किसमें? रोपण कृषि में। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता बताइए। एकल फसल, अत्यधिक पूंजी श्रमिकों की आवश्यकता और इस कृषि का सारा उत्पादन जो होता है उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 35, इसमें से एक रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। देखिए गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। चाय, गन्ना और केला तीनों की तीनों ही रोपण फसलें हैं। भारत में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य कौन सी शस्य ऋतु होती है? रबी, क्योंकि सर्दियों में रबी की फसलें होती है, गर्मियों में जायद की फसलें होती है। खरीफ की, गर्मियों में खरीफ की फसलें होती है। प्रश्न नंबर 37 में देखिए, भारत में मानसून के आगमन के कौन कौन सी शस्य ऋतु होती है? मानसून में होती है आपकी खरीफ की। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी जो है सर्दी में बोई जाती है। गेहूं भी, चना भी और सरसों भी रबी की फसलें हैं, लेकिन बाजरा जो है आपकी खरीफ की फसल है। प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं? खरीफ की मटर नहीं है, क्योंकि चावल, मक्का, सोयाबीन गर्मियों में बोई जाती है, जो कि खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। और इनमें से एक जायद ऋतु की फसल है। मैंने बताया था ये आपकी खरीफ की फसल है और ये भी खरीफ की फसल है और ये आपकी रबी की फसल है। तो बची कौन? तरबूज। जितनी भी बेल वाली फसलें हैं वे सारी की सारी जायद के अंतर्गत आती है। भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल कौन सी है? चावल। प्रश्न नंबर 42 में, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा। भारत जो है दूसरे नंबर पर चावल का उत्पादन करता है। भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज जवार भी, बाजरा भी, रागी भी, जवार भी। प्रश्न नंबर 44 में देखिए, मक्का के लिए सबसे उपयुक्त मृदा, मक्का के लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है मृदा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी फसल खाने में सबसे अधिक प्रोटीनदायक है? वही दालें। भारत नंबर 1 पे दालों का उत्पादन में सबसे अधिक अग्रणीय है और उपभोक्ता भी अग्रणीय है। प्रश्न नंबर 46 में देखिए, फलीदार फसलें होने के कारण दालें वायु से लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती है। तो वो क्या करती है? नाइट्रोजन का उपयोग करती है। नाइट्रोजन का, क्योंकि उर्वरक शक्ति भूमि की भी बनाए रखती है। प्रश्न नंबर 47, इसमें से या इनमें से कौन सा राज्य गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है?
नहीं है, नहीं है, वो आपका हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में गन्ना उगाया जाता है। 48 इनमें से एक गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है। देखिए पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसमें गेहूं ना के बराबर उगाया जाता है। प्रश्न नंबर 49 में, इसमें से एक प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है। चावल, क्योंकि चावल की खेती के लिए अधिक सिंचाई की, अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है, जो कि राजस्थान में नहीं होती। और भारत की सबसे प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? मूंगफली, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल मूंगफली से ही निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 51 में देखिए, भारत की 2 प्रमुख पेय फसल है, बताइए कौन सी पेय फसल है? चाय और कॉफी। चाय और कॉफी। बाबा बदून की पहाड़ी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए, जो कि कर्नाटका शहर में है। बाबा बदून की पहाड़ियां। भारत किन फसलों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? दालों के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में नंबर 2 पे है। प्रश्न नंबर 54, इनमें से रबड़ का एक प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, सबसे ज्यादा केरल राज्य में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। रेशेदार फसलें है, कपास भी, जूट भी और रेशम भी, यानी कि सभी की सभी। प्रश्न नंबर 56 में देखिए, भारत को किस रेशेदार फसल का मूल स्थान माना जाता है? कपास। कौन सा स्थान माना जाता है? कपास। भारत को रेशेदार, जूट रेशम नहीं, कपास के लिए। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। प्रश्न नंबर 58 में, कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसलें काली मिट्टी में उगाई जाती है? कपास। मैंने बताई थी, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, जिसको रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सुनहरा रेशा जूट को बोलते हैं, सुनहरा रेशा जूट को, जो कि पश्चिम बंगाल में अत्यधिक उगाया जाता है। इनमें से एक जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि बिहार, असम और पश्चिम बंगाल जो है उसमें जूट उगाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जूट नहीं उगाया जाता। प्रश्न नंबर 61 में देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने से है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति चलाई गई थी 1950 से। पहली जो योजना चलाई गई थी पंचवर्षीय, उसके अंतर्गत हमें जो खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करनी थी। प्रश्न नंबर 62 में, ऑपरेशन फ्लड का संबंध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध के उत्पादन से, जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन एक शस्य ऋतु नहीं है? देखिए शस्य ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु, रबी, खरीफ और जायद की फसलें जो होती है 3 शस्य ऋतुओं के अंतर्गत आती है, शीत ऋतु नहीं आती। प्रश्न नंबर 64 फलों और सब्जियों की कृषि को अभी बताया था, हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं, बागवानी कृषि जिसको हम बोलते हैं। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसलें जो होती है सर्दियों में बोई जाती है, तो चना, चावल, मोटे अनाज और कपास, ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। खरीफ ऋतु की फसल अभी अभी बताया मैंने, चावल, गेहूं, चना, सरसों आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 67 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? देखिए रोपण चाय की भी, कॉफी की भी, रबड़ की भी है, तो गेहूं रोपण कृषि नहीं है। प्रश्न नंबर 68, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां कौन सी कृषि की जाती है? मैंने बताई थी आपको, गहन कृषि की जाती है, जो कि कम क्षेत्र में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए की जाती है। और इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 69 की, सबसे महत्वपूर्ण रबी की फसल सर्दियों में, तो गेहूं बोई जाती है सर्दियों में। भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल गेहूं है। पहली कौन सी है? चावल है, और दूसरी कौन सी है? गेहूं है। यदि हम बात करें खाद्यान्न फसलों की तो चावल, गेहूं है। यदि हमें रोपण कृषि की बात करें, रोपण कृषि में आपकी चावल, आपकी रबड़, आपका केला, आपका गन्ना। तो इस तरह आपने जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मैंने इस वीडियो के अंदर कम से कम 70 बहुविकल्पीय प्रश्न कराए हैं,
और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। थैंक यू।